दोस्तों, आज की कहानी है रामनगर स्टेशन की, जहां सुनसान माहौल और अंधेरे की चादर लिपट जाती है, जहां इंसान तो क्या कोई जानवर तक भटकने की हिमाकत नहीं करता। लेकिन राज और दिव्या दोनों नवविवाहित जोड़े इस स्टेशन पर उतरते हैं, और न केवल सिर्फ उतरते हैं बल्कि देर रात इस स्टेशन पर रुकने की खौफनाक गलती को भी अंजाम दे देते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो असल खौफनाक कहानी राज और दिव्या की, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाए। 26 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड की रात, पता नहीं उस रात को क्या मंजूर था। आसमान में तेज बादल गरज रहे थे, हवाएं जोरों पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश और भारी तूफान आने वाला हो। राज और दिव्या दोनों ही एक लंबे सफर के बाद अगले आधे घंटे के अंतराल में अपने पुश्तैनी गांव रामनगर पहुंचने वाले थे। यह एक नवविवाहित जोड़ा था और इनके गांव के नियम अनुसार नवविवाहित जोड़े को वैकुंठ मंदिर के दर्शन करने होते हैं, और मंदिर के अंदर मौजूद एक विशाल पीपल के पेड़ पर धागा बांधना पड़ता है। इसी विधि को पूरा करने दोनों ही अपने पुश्तैनी गांव जा रहे थे। वैसे तो वो लोग अकेले ही थे, क्योंकि उनका परिवार शहर में ही था, पर उसके कुछ रिश्तेदार गांव में उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। रेल की भी क्या मजबूरी थी कि रात के करीबन 10 बजे के आसपास दोनों ही रामनगर स्टेशन पहुंचे। वैसे भी राज दिव्या को पहले से ही बहुत सारी बातें बता चुका था इस स्टेशन के बारे में, जैसे कि इस स्टेशन पर कभी किसी की आवाज का जवाब नहीं देते हैं, और ना ही यहाँ भगवान का नाम लेते हैं, और भूलकर भी यहाँ पर रखी किसी चीज के साथ भी छेड़छानी करते हैं। कहते हैं कि इस स्टेशन पर बुरे साए का राज है। राज दिव्या को लगभग सब कुछ बता ही चुका था जो उसके घर वालों ने बताया था। वैसे राज भी एक एजुकेटेड पर्सन था, जिस कारण वो इन चीजों पर कोई खास विश्वास नहीं रखता था। फिर कुछ पल बाद जब स्टेशन से दोनों उतरने वाले थे, तब उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो ट्रेन का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि इससे पहले ही वो दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ही इससे थोड़ा घबरा गए, पर इसे भी हंसी मजाक में उड़ा दिया और सोचा शायद हवा के झोंके के कारण खुल गया होगा। थोड़ी देर बाद जब दोनों ही अब स्टेशन पर उतरे, तब राज ने अपने दोस्त पुरुषोत्तम को फोन लगाया, क्योंकि पुरुषोत्तम ही उन दोनों को स्टेशन से गांव लेने के लिए आने वाला था। पुरुषोत्तम ने कहा कि वो 1.5 घंटे में पहुंचेगा। दरअसल गांव में किसी का देहांत हो गया था और इसी कारण वो जल्दी ना पहुंच सका, पर उसने कहा कि तुम लोग स्टेशन के बाहर चौराहे पर इंतजार करो। राज ने सोचा भला आधी रात के वक्त हम चौराहे के पास जाकर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कम से कम बैठने और घूमने की तो जगह है, वहां तो शायद वो भी ना मिले। राज ने ये बात पुरुषोत्तम को नहीं बोली और दिव्या के साथ वहीं पर उसका इंतजार करने की सोची। रात काफी गहरी थी और आज आसमान से चांद भी गायब था। स्टेशन बिल्कुल वीरान हो गया था। राज ने तभी दिव्या से कहा कि वो उसका इंतजार करे और तब तक वो वॉशरूम से आता है। इसके बाद राज वॉशरूम की तरफ चला गया और यहाँ दिव्या अब अकेली हो गई थी। फिर कुछ ही मिनटों बाद दिव्या को अब अनहोनी का संकेत मिलना शुरू हो गया था। उसे लगातार रेल की आवाजें सुनाई देने लगती, पर कोई भी रेल पटरियों से गुजरते हुए नहीं दिखते। इसी तरह कुछ और समय तक होता रहा, और अब दिव्या किसी के रोने की आवाज को भी साफ साफ सुन पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पटरियों पर सिर रखकर रो रहा हो। ये आवाज काफी समय से आ रही थी, और अब यही आवाज दिव्या को परेशान भी करने लगी थी। एक बार अपना वहम मिटाने के लिए दिव्या ने पटरियों की तरफ देखने का सोचा, और इसके तुरंत बाद ही दिव्या बेंच से उठी और पटरियों की तरफ देखने गई। उसने जैसे ही पटरी की तरफ अपनी नजरें घुमाई कि उसका तो पूरा बदन बुरी तरह से कांप गया। उसने देखा कि एक कुबड़ी लड़की पटरी से बिल्कुल चिपके हुए रो रही है, लेकिन जब दिव्या ने उसे देखा तो शायद वो कुबड़ी लड़की ने भी दिव्या को देख लिया था, इसलिए इसके बाद वो पटरी को छोड़कर अब प्लेटफार्म पर चढ़ने लगी। दिव्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई। वो कुबड़ी लड़की अब धीरे धीरे दिव्या के करीब आ रही थी, लेकिन डर के मारे उसी वक्त दिव्या की एक खौफनाक चीख निकल गई।
उसकी चीख सुनकर राज दौड़ता हुआ बाहर आ गया और दिव्या के पास पहुंचकर उसे शांत करने लगा। राज ने पूछा कि क्या हुआ, तो इस पर उसने उस कुबड़ी लड़की के बारे में दिव्या ने राज को बताया। तभी राज ने कहा, क्या दिव्या तुम भी, मैंने सिर्फ टाइम पास में वो भूतिया बातें तुम्हें बताई थी, तुमने उसे सच मान लिया। असल में ये सब थोड़ी होते हैं, जो तुमने देखा वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम था। दिव्या बहुत ही ज्यादा डर गई थी और लगातार राज को यहाँ से चलने को कह रही थी, लेकिन राज भी भला क्या करता, क्योंकि बाहर वैसे भी बारिश और इतनी ठंड जो थी। उस वक्त एकमात्र वो स्टेशन ही सहारा था उन दोनों का। इसके बाद दिव्या किसी तरह सहम कर राज का कस के हाथ पकड़कर वहीं बेंच पर बैठ गई। इसके बाद दोनों ही उसी बेंच पर बैठे रहे। लेकिन अब थोड़ी देर पहले जिस चीज का सामना दिव्या ने किया था, अब उसी चीज का सामना राज भी करने वाला था। दोनों बेंच पर बैठे ही थे कि तभी स्मोकिंग की दुर्गंध आने लगी। राज को यह समझ नहीं आया कि भला इस वीरान से स्टेशन पर इतनी देर रात कौन सिगरेट पी सकता है, क्योंकि उन दोनों के अलावा वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। कुछ ही देर बाद राज को एक और झटका लगा जब उसकी नजर सामने वाले पिलर पर पड़ी। दरअसल उस पिलर से ठीक सट के किसी का पैर था। उन पैरों को देखकर तो यही लग रहा था जैसे वहां पर कोई खड़ा हो। राज समझ गया कि हो ना हो वो सिगरेट पीने वाला ही खड़ा है। वो भी दिव्या की तरह अपना वहम मिटाने के लिए उस पिलर के नजदीक गया। जब राज उसके नजदीक गया तो उसकी भी रूह कांप गई, यह देखकर कि वहां कोई शख्स तो मौजूद ही नहीं है, पर हाँ वो पांव मौजूद था। लेकिन ये कैसे हो सकता था? उसने ठीक से देखा तो पता चला कि वो किसी का कटा हुआ पांव था। उसने ये बात दिव्या को बताना ठीक नहीं समझा, वरना वो और भी डर जाती। वो भी चुपचाप बेंच पर आकर बैठ गया और पुरुषोत्तम का इंतजार करने लगा। फिर कुछ देर बाद दोनों को किसी के चलने की आवाजें सुनाई पड़ी। जब राज उठकर खड़ा हुआ और थोड़ा आगे आकर देखा तो पाया कि पुरुषोत्तम आ चुका है। वो सामने की तरफ खड़ा था और इसके बाद राज दौड़ता हुआ पुरुषोत्तम के पास गया और उससे गले लग गया। आखिर इतने सालों बाद जो वो दोनों मिले थे, पर पुरुषोत्तम चुपचाप खड़ा ही रहा। ना तो उसने राज से मिलने की खुशी व्यक्त की और ना ही कुछ और। वो बस एक टक से खड़ा हुआ था। इसके बाद राज ने उसे फौरन सामान लेकर आने को कहा और इसके बाद राज और दिव्या दोनों ही स्टेशन से बाहर निकलने लगे। अभी राज और दिव्या स्टेशन से बाहर निकलकर आ ही थे कि उन्होंने देखा कि सामने पुरुषोत्तम गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। इसके बाद दोनों को ही झटका लगा। दोनों ये सोचने लगे कि इतने सामान को लेकर वो भी इतनी जल्दी वो कैसे गाड़ी में आ गया, और अगर आया तो उन्हें क्यों नहीं आता दिखा। ये वाकई में बेहद अजीब था। लेकिन इसके बाद दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। पुरुषोत्तम ने ड्राइविंग शुरू की। फिर राज ने पुरुषोत्तम से ढेर सारी बातें भी की। राज ने पुरुषोत्तम को बोला, अच्छा और बता, अब गांव का माहौल कैसा है? क्या गांव में आज भी भूत प्रेत के किस्से सुनने को मिलते हैं? और ये बोलकर राज जोर जोर से हंसने लगा, पर पुरुषोत्तम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राज ने और भी कई सारी चीजें पूछी, पर पुरुषोत्तम तो जैसे बात करने के मूड में ही नहीं था। बस एक ही रफ्तार में गाड़ी चलाई जा रहा था। फिर आगे बलंग घाट से पुरुषोत्तम ने सीधे गाड़ी टर्न ली और गाड़ी को एक सुनसान रास्ते पर ले जाने लगा। इस पर राज ने उससे पूछा, अरे पुरुषोत्तम, ये तुम किस रास्ते से निकल रहे हो? कोई शॉर्टकट है क्या? फिर पुरुषोत्तम ने मुंडी हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और इसके थोड़े ही देर बाद गाड़ी सीधे खंडर के पास आकर रुकी। पुरुषोत्तम ने गाड़ी से उतरने का इशारा किया। राज ने घबराते हुए पूछा, गाड़ी में कोई खराबी आ गई है क्या? तो पुरुषोत्तम ने कहा, आप लोग वहां इंतजार करिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कहकर पुरुषोत्तम वहां से निकलता हुआ चला गया। अब राज और दिव्या दोनों ही परेशान हो गए थे, क्योंकि दोनों अब एक ऐसी जगह इस अंधेरी रात में आ चुके थे जिनका उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था और ना ही उन्हें वो रास्ता मालूम था। इसके बाद दोनों ही चौराहे के पास बैठकर पुरुषोत्तम की राह देखने लगे। फिर कुछ देर बाद राज ने सोचा कि पुरुषोत्तम को फोन किया जाए। वो उस चौराहे से थोड़ा दूर गया
और फिर उसने पुरुषोत्तम को फोन किया। पुरुषोत्तम ने फोन उठाया, तब राज उस पर भड़कते हुए बोला, क्या हुआ यार, तुम अब तक पहुंचे क्यों नहीं? तो उसने कहा, क्या मजाक है ये, मैं तो यहाँ कब से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राज ने कहा, मतलब कि तुम स्टेशन के पास हो? तो उसने कहा, हाँ वहीं तो रुकने को कहा था मैंने तुम्हें, जब तक मैं ना आ जाऊं। राज का तो दिमाग अब एकदम से सुन्न पड़ गया था और उसने कहा, ये भला कैसे हो सकता है, अभी तुम ही तो हमें यहाँ तक लाए थे और अब कह रहे हो कि तुम स्टेशन के पास हो। तो उसने इस बात को एकदम से नकार दिया और बोला, अरे मैंने कहा तो था कि 1.5 घंटे में पहुंचूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे अब तक अपने साथ घटा सब कुछ बताया और इस पर उसका जवाब सुनकर भी मैं दंग रह गया। उसने बताया, दरअसल स्टेशन पर भटकते साव में से किसी ने उसका रूप लेकर राज को भटकाते हुए यहाँ पर ले आया और यहाँ पर वो दोनों को तबाह करके रख सकता है। पुरुषोत्तम ने राज को साफ साफ और सख्त हिदायत दी कि वो तुरंत ही दिव्या को लेकर वहां से निकल जाए और वो भी पहुंचता है। इसके बाद राज ने फोन रखा। राज अब पीछे पलटा तो उसने देखा दिव्या तो यहाँ से गायब है। वो दिव्या को लगातार आवाज लगाने लगा, पर दिव्या उसे कहीं ना मिले। वो ढूंढता हुआ वहीं एक खंडर के एक सुरंग पर जा पहुंचा जहां से किसी की चिल्लाहट सुनाई दे रही थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि दिव्या के लंबे लंबे बाल उसकी गर्दन से लटके हुए हैं और दिव्या जैसे हवा में तैर रही है। उसके सामने एक हैवान खड़ा है जो दिव्या के साथ कुछ गलत करने वाला है। इसके तुरंत बाद दिव्या सीधा जमीन पर जा गिरी और अब वो हैवान धीरे धीरे राज की तरफ बढ़ने लगा। वो उसकी तरफ बड़े गुस्से भरी निगाहों से बात कर रहा था, लेकिन तभी राज में पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि पास ही में रखे एक रॉड से उसने उस हैवान पर प्रहार कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए वो गायब हो गया। उसके बाद राज दिव्या को लिए तुरंत ही उस खंडर से भागने लगा। भागते वक्त पीछे से उसे लगातार एक साथ कई सारे रोने और चिंगाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों किसी तरह सड़क पर आ गए। उन दोनों ने जिंदगी में पहली बार इतना खौफनाक नजारा देखा था। उन्होंने देखा कि अब खंडर से कुछ साए बढ़ते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। हवाएं और बारिश दोनों काफी तेज थे। वो भटकती रो बड़ी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी तो उन्होंने देखा पुरुषोत्तम गाड़ी लिए आया और उसके बाद दोनों तुरंत ही गाड़ी में बैठ गए। पुरुषोत्तम ने गाड़ी को पूरे रफ्तार में भगाया। वो साए और प्रेत काफी दूर दूर तक उनका पीछा करते रहे। अगर गलती से भी गाड़ी खराब हो जाती तो वो तीनों आज मौत के किनारे हो जाते, लेकिन किस्मत की मेहरबानी के कारण सब बाल बाल बच गए। उसके बाद वो लोग अपने गांव पहुंचे और फिर सबने किसी तरह उन दोनों को संभाला। उनका शुद्धिकरण भी हुआ और ये घटना वाकई उनके लिए बेहद खौफनाक थी। दरअसल उस स्टेशन की सच्चाई यही है कि वहां आत्माओं का बसेरा है जो अकेले आए गए यात्री को वहां से भटकाकर किसी गुप्त स्थान पर ले आती है और वहीं वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए भटकता रह जाता है। आज भी जब वो दोनों रामनगर का नाम सुनते हैं तो खौफ के मारे बुरी तरह कांपने लग जाते हैं, क्योंकि हर बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं होती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।